सोचिए अगर किसी म्यूचुअल फंड ने एक साल में 150% से ज्यादा का रिटर्न दिया हो तो। जी हाँ, ये सच है। आज हम 2025 की रिपोर्ट के ऐसे ही कुछ हैरान करने वाले आंकड़ों को देखने वाले हैं और जानेंगे कि कौन से फंड्स टॉप पर रहे हैं। 168.91%। जी हाँ, ये कोई गलती नहीं है, ये सच है। एक म्यूचुअल फंड का बस एक साल का रिटर्न। ये आंकड़ा ये दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो एक साल के अंदर इतना जबरदस्त रिटर्न दे दे। इसका जवाब एक रिपोर्ट में है, और वो जवाब है 2025 की टॉप परफॉर्मिंग फंड्स पर बनी इस रिपोर्ट में। चलिए इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज, मतलब सेफ से लेके एकदम हाई रिस्क वाली, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। और हाँ, पता लगाते हैं कि वो कमाल का नंबर आया कहां से। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जानी मानी स्ट्रैटेजी से, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने जोखिम को बांट देना। इन फंड्स का सीधा सा एक ही मकसद होता है, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता क्या है? अरे ये एक ऐसा फंड है जो पैसे को एक जगह नहीं बल्कि स्टॉक, बॉन्ड और गोल्ड जैसी कई अलग अलग चीजों में लगाता है ताकि रिस्क थोड़ा कम हो जाए। और देखिए इस कैटेगरी में टॉप पर कौन रहा? कोटक, डीएसपी, इन्वेस्को, सब ने लगभग 24% का शानदार रिटर्न दिया है। ये काफी मजबूत और स्टेबल परफॉर्मेंस है ना? इससे पता चलता है कि पिछले साल स्टॉक, बॉन्ड और गोल्ड को मिक्स करने वाली ये स्ट्रैटेजी कितनी सही साबित हुई। अच्छा, अब आते हैं बैलेंस्ड वांटेज फंड्स पर। इनको स्मार्ट फंड भी कह सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बाजार के मूड के हिसाब से, मतलब जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो ये अपना पैसा इक्विटी यानी स्टॉक्स और डेट यानी बॉन्ड्स के बीच खुद ही बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर मल्टी एसेट फंड्स से तुलना करें तो इन स्मार्ट फंड्स का रिटर्न थोड़ा कम रहा, करीब 10 से 13% के बीच। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि मार्केट के झटकों से बचाने वाली इनकी स्ट्रैटेजी काम तो करती है, पर उसका असर रिटर्न पर भी थोड़ा बहुत दिखता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ये जरूरी नहीं कि क्या खरीदें, बल्कि ये भी जरूरी है कि कितना बड़ा खरीदें। तो अब हम उन फंड्स को देखेंगे जो कंपनियों के साइज के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। मतलब एक तरफ है मार्केट के दिग्गज और दूसरी तरफ है उभरते हुए सितारे। लार्ज कैप और स्मॉल कैप का फर्क समझना है ना, तो इसे ऐसे समझिए जैसे एक जंगल हो। लार्ज कैप उस जंगल के वो बड़े मजबूत पेड़ हैं जो आंधी तूफान में भी खड़े रहते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। और स्मॉल कैप वो छोटे छोटे पौधे हैं जिनमें बहुत तेजी से बड़ा होने का पोटेंशियल है, पर हाँ, उनमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। तो जैसा उन मजबूत पेड़ों से उम्मीद थी, लार्ज कैप फंड्स ने 11 से 12% का एक स्टेबल, टिकाऊ रिटर्न दिया। कोई बहुत तूफानी ग्रोथ नहीं, पर हाँ, एक भरोसेमंद परफॉर्मेंस। अब मिड कैप फंड्स जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच का रास्ता अपनाते हैं, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा मिला जुला सा रहा। यहां रिटर्न 7% से लेकर लगभग 12% तक गया है। इससे यह साफ है कि इस सेगमेंट में सही कंपनी चुनना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिन स्मॉल कैप पौधों से सबसे तेज ग्रोथ की उम्मीद थी, उन्होंने तो इस साल काफी निराश किया। टॉप परफॉर्मर्स का रिटर्न भी सिर्फ 1 से 5% के बीच सिमट गया। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कहावत का हाई रिस्क वाला हिस्सा हमें साफ साफ दिख रहा है। शायद मार्केट में जो अनिश्चितता थी, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने सेफ खेलना बेहतर समझा। चलिए अब फंड्स के आखिरी ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। ये वो फंड्स हैं जो हर जगह हाथ नहीं डालते, बल्कि मार्केट के बहुत खास, बहुत ही स्पेसिफिक हिस्सों पर अपना निशाना साधते हैं। तो अब वक्त आ गया है उस 168.91% वाले रिटर्न के राज से पर्दा उठाने का। इसका जवाब यहीं इसी सेक्शन में छिपा है। और ये रहा विनर, 168.91%। ये अविश्वसनीय रिटर्न आया है डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग फंड से। ये एक बहुत ही खास फंड है जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर की सोना निकालने वाली कंपनियों में पैसा लगाता है। देखिए, जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है, सोने की डिमांड बढ़ जाती है। इस फंड ने उसी का फायदा उठाया। लेकिन एक बात साफ है, ये बहुत ही वॉलेटाइल, मतलब बहुत उतार चढ़ाव वाला और हाई रिस्क दांव है। अच्छा, फोकस्ड फंड्स की बात करें तो जो कुछ गिने चुने भरोसेमंद स्टॉक्स पर ही अपना दांव लगाते हैं, उन्होंने भी करीब 14 से 17% का मजबूत रिटर्न दिया है। मतलब एक फोकस्ड अप्रोच भी काम कर सकती है। तो ठीक है, हमने इतने सारे नंबर्स देख लिए, अलग अलग स्ट्रैटेजीज देख ली,
पर इन सबसे मिलकर जो बड़ी तस्वीर बनती है वो क्या कहती है? चलिए अब उसे समझते हैं। ये ग्राफ एक ही बार में पूरी कहानी बता रहा है। देखिए, एक तरफ है 168.91% का रॉकेट रिटर्न और दूसरी तरफ टॉप परफॉर्मर्स में सबसे कम रिटर्न है सिर्फ 1.11%। इससे एक बात तो साफ है, म्यूचुअल फंड कोई एक जैसी चीज नहीं है, बल्कि ये तो स्ट्रैटेजीज की एक पूरी दुनिया है। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो इस एक लाइन में है, सबसे ज्यादा रिटर्न आया सबसे खास, सबसे फोकस स्ट्रैटेजीज से, लेकिन उनके साथ सबसे बड़े रिस्क भी जुड़े हुए थे। तो अगर सब कुछ समेटे तो हमने क्या देखा? यही कि मार्केट का परफॉर्मेंस हर स्ट्रैटेजी के लिए बहुत अलग था। जो बहुत खास फंड्स थे, जैसे कि इंटरनेशनल या थीमाटेक, उन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। डाइवर्सिफाइड फंड्स ने ठीक-ठाक स्टेबल परफॉर्मेंस दिया और स्मॉल कैप फंड्स, जो अपनी ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं, वो इस दौरान पीछे रह गए। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, ये सब कुछ ऐसा है जैसे गाड़ी चलाते हुए पीछे वाले शीशे में देखना। वो हमें ये तो बताता है कि हम कहां से गुजरे हैं, पर यह नहीं बताता कि आगे क्या आने वाला है। और इन्वेस्टमेंट की दुनिया का ये सबसे बड़ा नियम है, पिछला परफॉर्मेंस कभी भी भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं होता। और बस इसीलिए ये पूरी बातचीत सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। ये किसी भी तरह से कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना हमेशा सबसे सही रहता है। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अतीत की ये तस्वीर देखकर भविष्य की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में क्या सोचा जा सकता है? क्या स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है या फिर बड़े रिटर्न्स के लिए बड़ा रिस्क लेने की तैयारी होनी चाहिए? ये सोचने वाली बात है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।